जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। भारतीय राजनीति में नैतिकता यह एक ऐसा विषय है जिस पर लंबे समय से बहस होती रही है। भारतीय राजनीति में नैतिकता का सवाल वास्तव में जटिल है, क्योंकि यहाँ सत्ता, जनता की भावनाएं और व्यवहारिकता अक्सर नैतिक आदर्शों से टकराते हैं। भारतीय राजनीति में गठबंधन और सत्ता हासिल करने के लिए जो पार्टियां हैं अक्सर अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता करती है। उदाहरण के लिए आप बीजेपी और जेडीयू या कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन को देख लीजिए। पार्टियां आपस में समय समय पर गठबंधन करती है। यह जनता में यह धारणा बनाती है कि नैतिकता से ज्यादा सत्ता की भूख मायने रखती है। आप आएंगे तो देखेंगे कि जाति, धर्म और क्षेत्रवाद पर आधारित वोट बैंक की राजनीति ने नैतिकता को पीछे छोड़ दिया है। नेता अक्सर भड़काऊ बयान देते हैं, जैसे वे किसी खास समुदाय को लुभा सकें। तो यहाँ जनता के कल्याण से ज्यादा वोट की जो राजनीति है या वोट का गणित है वह हावी हो जाता है। कई बार नेता नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्य उनसे मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर चुनावी वादों को पूरा न करना, जनता से झूठ बोलना या भ्रष्टाचार में लिप्त होना, यह सब आम हो गया है। इससे जनता का भरोसा टूटता है और नैतिकता एक खोखला शब्द बनकर रह जाती है। आज की राजनीति में विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत हमले, जैसे परिवार, कपड़े या जीवन शैली पर टिप्पणियां आम हैं। यह बहस को नीति और विचारधारा से हटाकर कीचड़ उछालने की ओर ले जाता है, जिसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। हालांकि ऐसे भी कई उदाहरण हैं जिससे यह दिखता है या विश्वास बनता है कि नैतिकता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर ईमानदार नेताओं का उभरना यह दिखाता है कि नैतिकता की चाह अभी बाकी है। लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में यह कमजोर पड़ती दिखती है, क्योंकि व्यवहारिकता और सत्ता का खेल हावी हो चुका है। बात करेंगे कन्हैया कुमार की। उससे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। अभी बिहार में चूंकि चुनाव करीब है, तो चुनाव को लेकर ही ज्यादा बातें हो रही है। जो ताना बाना बुना जा रहा है उसी के इर्द गिर्द है। तो नीतीश की जब चर्चा होती है तो चर्चा बहुतेरे होती रही है, लेकिन एक बात आती है फल बच्चा की। टैक्सीडर्मी, जिसे आप चर्म कला कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जबकि भारत के गांवों में साधारण किसान और पशुपालक वर्षों से इस कला में निपुण है। गांवों में देखा जा सकता है कि गाय या भैंस के सामने उसके बच्चे को खड़ा कर उसका दूध निकाल लिया जाता है। गाय बछड़े को चाट रही होती है और उसके थन में दूध उतर आता है। पशुपालक आसानी से दूध दूहते हैं। दिक्कत तब होती है जब उस गाय के बछड़े की किसी बीमारी से मौत हो जाती है। गाय के थन में दूध नहीं उतरता। ऐसी स्थिति में गाय के किसी मृत बछड़े की खाल में भूसा ठूंस कर उसे जीवंत बछड़े का रूप दे दिया जाता है। इस कृत्रिम बच्चे को खलबच्चा कहते हैं। पशुपालक गाय के सामने खलबच्चा रखते हैं और गाय को भ्रम हो जाता है कि उसका बच्चा ही सामने मौजूद है। उसे देखकर गाय के थन में दूध उतर आता है। भाजपा को आशंका है कि अगर विधानसभा चुनाव में जनता के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा पेश नहीं किया तो बहुमत का दूध नहीं उतरेगा। इसी वजह से जनता के सामने नीतीश कुमार को खड़ा रखना जरूरी है। अभी अमित शाह है, उन्होंने जो भी बातें की हो, तमाम बातें हुई, लेकिन यह बातें सुलहाने सच है कि नीतीश कुमार को भाजपा दूर नहीं कर सकती। यह उसकी मजबूरी है। आप देखेंगे कि बिहार में कांग्रेस भी अपने तरीके से सियासत करने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में जो उसके कदम बढ़े, उसके बाद जो स्थिति बनी है, उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस
लाख जतन कर ले, लालू प्रसाद के साए से उबरना मुश्किल नहीं है। मीडिया में जिस तरीके से विश्लेषण आ रहे हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। इस सिलसिले में एक नाम आता है कन्हैया कुमार का। कांग्रेस ने जब अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई हुई, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद कन्हैया कुमार के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई। अभियान आगे बढ़ा। इस बीच जो घटनाक्रम हुए, दिल्ली में बैठक हुई और वहां कहा गया कि जो भी बातें मीडिया में आ रही है वह सुलह सच नहीं है। सच यही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में लालू प्रसाद से उसका दोस्ताना है और यह दोस्ताना बरकरार रहेगा। यह बात अलग है कि नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। तो पिछले दिनों कन्हैया कुमार की यात्रा के दौरान जो कुछ वाकया हुआ अररिया में और उसके बाद जो खबरें आ रही है उसका लबोलुआब यह ही है कि रोजगार और पलायन जैसे बड़ी और असरदार असर पैदा करने वाले मुद्दे को लेकर बिहार में पदयात्रा कर रहे कन्हैया कुमार अचानक अपनी यात्रा बीच में ही स्थगित कर दिल्ली लौट गए हैं। उनकी वापसी भी एक विवादास्पद घटनाक्रम के बीच हुई। जैसा कि बताया गया कि अररिया में पदयात्रा के दौरान हुई अफरा तफरी को ठीक करने के लिए उनके साथ चल रहे बाउंसरों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही अपनी ताकत दिखला दी। इसी कड़ी में वहां के युवा जिलाध्यक्ष को कथित तौर पर कन्हैया ने कहा कि तुम्हारी गर्मी हम झाड़ देंगे। उन्होंने कहा और उनके बाउंसरों ने गर्मी झाड़ दी। बस क्या था, कन्हैया तुरंत वहां से चल दिए ताकि स्थिति और न बिगड़ जाए। वैसे चर्चा यह भी है कि शुरू में कन्हैया को लग रहा था कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, इसलिए इसे अपने लिए खास अवसर मानकर वे पूरे जोश के साथ पदयात्रा कर रहे थे। लेकिन अचानक दिल्ली दरबार ने गुगली गेंद फेंक दी। तय हुआ कि राजद के रहमो करम पर ही कांग्रेस रहेगी। अब ऐसी स्थिति में कन्हैया के लिए न तो यमुना नदी का किनारा बचा और न ही कदम का पेड़। फिर भी करे तो क्या करें। वे समझ गए कि कांग्रेस में आकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी। इसके बाद से ही भी खींचे हुए थे, जिसका प्रगटीकरण अररिया में हुआ। अब देखना है कि वे आगे क्या करते हैं। एक विश्लेषण है, एक बातें। कन्हैया कुमार की सियासत में जो एंट्री हुई है उससे आप वाकिफ हैं। जेएनयू से जो बातें आगे बढ़ी और फिर कन्हैया ने सियासत में कदम रखे। लोकसभा चुनाव में जब बिहार में सीपीआई ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया बेगूसराय से, उस समय क्या हुआ? कहा गया कि लालू प्रसाद कन्हैया कुमार को तेजस्वी के लिए खतरा के रूप में देखते हैं। तो लालू प्रसाद ने तेजस्वी के लिए कन्हैया कुमार को खतरे के रूप में देखा और फिर जो हुआ परिणाम सामने है। भाजपा आसानी से बेगूसराय जीत गई। अब जब एक बार फिर कन्हैया की बिहार में एंट्री हुई तो माना गया कि यह लालू प्रसाद के लिए सुपाच्य नहीं है और फिर जो बातें आगे बढ़ी और आई वह सामने है। तो हालांकि यह जो स्थिति है यह सिर्फ इंडिया खेमा में नहीं है, एनडीए में भी है। खास तौर से जब आप जीतन राम मांझी को यह कहते सुनेंगे कि हम 40-45 सीट पर लड़ेंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। चिराग पासवान को देखेंगे जब भी, वह भी जब अधिकाधिक सीटों की बात करेंगे, पार्टी जो एनडीए का लाइन है उससे अलग आकर मुस्लिम हिमायत में खड़े होंगे और यह कहेंगे कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिमों का हिमायती बड़ा हिमायती कौन है। जब वे पिता का उदाहरण देते हैं और यह बताते हैं कि जब रामविलास पासवान के बाद सत्ता की चाबी आई थी तो उन्होंने लालू प्रसाद को यह कहते हुए सत्ता की चाबी सौंपने से इनकार कर दिया था कि किसी मुख्यमंत्री को, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे तभी चाबी सौंपेंगे। लालू रजामंद नहीं हुए तो सत्ता का गठन नहीं हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर चुनाव हुआ, लेकिन रामविलास पासवान झुके नहीं। तो चिराग रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चिराग स्पष्ट करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुसलमान को लेकर के उनकी क्या राय है, वे क्या चाहते हैं। यह अलग बात है कि वे नरेंद्र मोदी के हनुमान भी होते हैं। तो इस तरह की बहुतेरे बातें हैं।
इस बीच आप देखे होंगे कि जब होली के दौरान सियासत हुई, जो अ, नमाज को लेकर के, उसी दौरान यह भी बात आई कि नरेंद्र मोदी किट बांट रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच ईद का किट। ईद भी आज ही है, गुजर गया। लेकिन इस दौरान जो स्थिति हुई, जो बातें हुई, वैशाली से जो खबर आई, बिहार के वैशाली से, कि वहां एक ईदगाह के गेट पर जय श्री राम और दीवार पर आर जे डी जिंदाबाद लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लिखने के पीछे लिखने वाले की क्या मंशा होगी। लेकिन जो ये जय श्री राम और आरजेडी जिंदाबाद का नारा है, वह बिहार की सियासत को समझने की जो मुश्किलें हैं उसको आसान कर देता है। तो इस तरीके से बातें बढ़ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार की सियासत में क्या होना है, बिहार के आम जनमानस के लिए सियासत क्या सोच रही है, सियासी पार्टियां क्या सोच रही है, सियासतदान क्या सोच रहे हैं, वह अमित शाह के बयान से बखूबी समझा जा सकता है। अमित शाह ने ऐलान किया कि बिहार को 5 साल में बाढ़ से मुक्त कर देंगे। अमित शाह गोपालगंज की सभा में बोल रहे थे। तो जो समझने वाले हैं वह समझ गए हैं। और समझदारी यह बनी है कि बिहार की जनता को अगले 5 साल तक फिर छला ही जाएगा, झूठे सब्जबाग दिखाए जाएंगे। जबकि लोगों को पता है कि यह जो बाढ़ की समस्या है, इससे निजात किस तरीके से दिया जा सकता है, किस हद तक दिया जा सकता है। और बाढ़ से मुक्ति की बात तो दूर दूर तक हजम नहीं होती है। जो बिहार का भूगोल है, जो भौगोलिक संरचना है, उसमें बिहार के सिर पर हिमालय है और इससे 100 से अधिक छोटी बड़ी नदियां भारत के मैदानी इलाकों में उतरती है। उनमें बागमती नदी है, वहां एक के बाद एक दूसरा तटबंध, सुलिस गेट और पुल बेकार साबित हो रहे हैं। अकेले बिहार के सीतामढ़ी में देखेंगे कि छोटी बड़ी 16 नदियां तांडव मचाती है। दुनिया की कोई भी ताकत इन नदियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, चाहे लाख तबाही हो, दुश्वारियां झेलनी पड़े। लेकिन इस सच को झुठला नहीं सकते कि नदियों में बाढ़ एक प्राकृतिक अवश्यंभावी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर धरती को बचाना है, पेड़ों पौधों को बचाना है, जमीन के अंदर जलस्तर कायम रखना है, तो बाढ़ को रोकना खतरनाक होगा और इसे रोका भी नहीं जा सकता। फिर जनता के बीच झूठ परोसने की नौटंकी क्यों? तो जाहिर है कि यह जो झूठ परोसने की नौटंकी है, यह चलेगी। बिहार की जनता को क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, उन्हें कैसा बिहार बनाना है, कैसी सरकार चाहिए, सब कुछ आंख कान खोलकर सुनने की जरूरत है। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर मित्रा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।